आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में जो मुंबई अंडरवर्ल्ड से इंस्पायर था, जिसने दाऊद और अबू सलेम जैसे अंडरवर्ल्ड के नामचीन क्रिमिनल्स को देखकर उनकी ही तरह बनने के सपने देखे। लेकिन क्राइम की इस वन वे दुनिया में उसके लिए रास्ता आसान नहीं था। कभी माँ के साथ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इस लड़के ने वहीं से अपना संघर्ष को शुरू किया। अफसोस इस बात का है कि इसने अपराध को अपना पेशा बना लिया था। हम बात कर रहे हैं हाशिम बाबा की। आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई गुट में अपनी जगह बना चुके हाशिम बाबा की लाइफ की इनसाइड स्टोरी। दिल्ली स्थित ग्रेटर कैलाश में रहने वाले अफगानी मूल के सिटीजन नादिर शाह को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के रोहित गोदारा ने ली, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक नाम और सामने आया और वो नाम था हाशिम बाबा का। इसमें हाशिम बाबा का नाम सामने आने के बाद लोगों में इसके बारे में जानने की इच्छा पैदा हुई कि ये कौन है और ये कितना पावरफुल है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जो हिट लिस्ट बनाई उसमें हाशिम बाबा का नाम प्रमुखता से शामिल है। उसकी लाइफ की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है और फिल्म स्टाइल में ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम भी रखा। दरअसल हाशिम बाबा एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। दिल्ली के यमुना पार के इलाके का रहने वाला हाशिम का ये असली नाम नहीं है। इसका असली नाम आसिम है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। किसी तरह स्कूल की 7 कक्षाओं को पास करने के बाद जब वो 8वीं कक्षा में था, उसका मन पढ़ाई से पूरी तरह उखड़ गया और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। इसके बाद उसने दिल्ली के उत्तर पूर्व इलाके में मौजूद एक चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखना शुरू किया। चप्पल बनाने के कारखाने में काम करने के साथ साथ वो उन लोगों की संगत में भी आ गया जो ड्रग्स की तस्करी करते थे। समाज के नौजवानों तक नशे की डोज पहुंचाने का काम किया करते थे। अब हाशिम बाबा भी नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ गया। हाशिम बाबा की ये कहानी हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ इस डिजिटल जर्नी में चल रहे जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों के साथ काम करते हुए उसका संपर्क उन लोगों के साथ भी हुआ जो सट्टे का अवैध रैकेट चलाते थे। अब वो जुर्म के एक और तरीके से जुड़ गया। लोकल गैंग से कनेक्ट रहने के साथ ही वो उनके लिए शार्प शूटर का काम भी करने लगा। आगे चलकर उसने दिल्ली के यमुना पार इलाके में जुए का अवैध धंधा शुरू किया। ये काम उसका खुद का था। इसके बाद उसने सट्टे का काम भी किया और धीरे धीरे इस काम में उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती ही चली गई। साल 2000 में जब नई सदी लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, इस समय दिल्ली में केबल नेटवर्क का काम भी शुरू हुआ। केबल नेटवर्क के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ाने की होड़ शुरू हुई और इसकी वजह से क्राइम का एक नया दरवाजा खुल गया। केबल नेटवर्क की आड़ में जुए सट्टे का काम होने लगा। इसकी आड़ में नशे का कारोबार होने लगा। बॉलीवुड कलाकार केवल आपके और हमारे लिए ही रोल मॉडल नहीं हुआ करते हैं, बल्कि ये जब कोई क्रिमिनल कैरेक्टर को पर्दे पर उतारते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में पनप रही क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्राइम मेंटालिटी को भी अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं। आसिम उर्फ हाशिम बाबा भी बॉलीवुड कलाकारों से इंस्पायर था। स्पेशली संजय दत्त को वो पसंद करता था। जब संजय दत्त लंबे बाल रखा करते थे तो उनकी ही नकल ये भी करता था। बात केवल बालों तक सीमित नहीं थी। 90 के दशक में लोग संजय दत्त को संजू बाबा के नाम से बुलाते थे और इसी वजह से हाशिम ने भी अपने नाम के पीछे बाबा शब्द लगा लिया। अब आसिम हाशिम बाबा कहलाया जाने लगा। इतना ही नहीं, वो संजय दत्त की तरह अपने गले में सोने की चैन और हाथ में अंगूठी भी पहनने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि एम्बिशियस व्यक्ति कभी भी किसी एक मुकाम पर ठहर कर नहीं रहता। फिर वो व्यक्ति चाहे किसी क्राइम वर्ल्ड का ही क्यों न हो या फिर हमारी नॉर्मल सोशल लाइफ का। हाशिम बाबा भी संजय दत्त के सपने देखा करता था, लेकिन उसके साथ ही वो दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम की तरह फेमस भी होना चाहता था। वो लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा करना चाहता था जिसकी वजह से उसका नाम यमुना पार से निकलकर देश दुनिया में दूर दूर तक फैले। वो एक बड़े माफिया और गैंगस्टर की तरह पावरफुल और लग्जूरियस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सके। अपने इस डेंजरस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो अवैध वसूली पर उतर गया। साल 2007 में उसने इस काम को शुरू किया। जो उसे पैसे देता वो उसे छोड़ देता और जो उसे पैसे देने से मना कर देता उसे वो मौत के घाट उतार देता था। साल 2007 में ही पहली बार वो अवैध हथियार के मामले में वो कानून के शिकंजे में आ गया। दरअसल उसे आईपी स्टेट में अवैध बंदूक के साथ अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके चलते उसे जेल जाना पड़ा। जब वो जेल से छूट कर आया
बाहर आने के बाद उसने मुस्तफाबाद में अपनी गैंग चला रहे कासिम से पंगा ले लिया। उसने कासिम के ऊपर हमला करवाया और इस जानलेवा हमले में कासिम की किस्मत अच्छी रही कि वो बच गया और गोलियां उसकी जान नहीं ले सकी। लेकिन इस बार पलटकर वॉर करने की बारी कासिम की थी। इस बात को हाशिम बहुत अच्छी तरह से जानता था। गैंगस्टर कासिम हाशिम बाबा को सबक सिखाने और उससे अपना बदला लेने के लिए तलाश रहा था। ये पहला मौका था जब हाशिम पर पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया। दिल्ली के गोकुलपुरी थाने में हाशिम के खिलाफ गैंगस्टर कासिम पर जानलेवा हमला करने के लिए पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया। अब डर के मारे हाशिम की फटी पड़ी थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक नए सहारे की तलाश करनी शुरू की। उस समय यमुना पार के इलाके में अब्दुल नासिर एक बड़े गैंग का संचालन करता था। हाशिम ने अब्दुल नासिर से संपर्क किया और उसकी गैंग को ज्वाइन कर लिया। अब्दुल नासिर ने हाशिम को अपनी गैंग में जगह दे दी। धीरे धीरे हाशिम ने उसकी गैंग में अपनी जगह बनानी शुरू की और जुए सट्टे के कारोबार को संभालने लगा। अब्दुल नासिर का उस पर भरोसा बढ़ता गया और आगे चलकर हाशिम बाबा अब्दुल नासिर का खास आदमी बन गया। उसने अब व्यापारियों को धमकाने, एक्सटॉर्शन मनी वसूलने जैसे काम भी शुरू कर दिए। अब्दुल नासिर के एरिया में अब धीरे धीरे हाशिम का नाम होने लगा और उसके नाम का डर भी लोगों के भीतर फैलने लगा। आगे चलकर अब्दुल नासिर को पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। उसके एब्सेंस में उसके पूरे गैंग को हाशिम बाबा ही चलाने लगा। थोड़े समय के बाद अब्दुल नासिर जमानत पर छूटकर बाहर आ गया। उसने अपनी गैंग में जब वापस अपनी पोजीशन को हासिल करना चाहा तो हाशिम बाबा अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया। वो गैंग के लीडर के पद पर बने रहना चाहता था। वो अब्दुल नासिर के पूरे गैंग को हथिया चुका था। दोनों के बीच गैंग के भीतर की वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। अब अब्दुल नासिर का गैंग दो भागों में बट गया। कुछ लोग हाशिम बाबा के साथ थे तो कुछ अब्दुल नासिर के साथ। दोनों में गैंग वॉर होने लगी और दोनों तरफ के लोग मारे जाने भी लगे। फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि हाशिम बाबा अब्दुल नासिर का गैंग छोड़कर चला जाए। ऐसा ही हुआ। हाशिम बाबा अब्दुल नासिर का गैंग छोड़कर चला गया। आगे चलकर हाशिम बाबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुद का एक नया ग्रुप बना लिया जिसका नाम रखा हाशिम बाबा गैंग। इधर दिल्ली पुलिस हैरान थी क्योंकि अब तक अब्दुल और नासिर मिलकर एक ही काम को करते थे, लेकिन अब दोनों गैंग अलग अलग एक्टिव थी और दोनों ही लगातार अपराध कर रहे थे। पुलिस ने इन दोनों को ही अपने रडार पर ले लिया और मौके की तलाश कर रही थी। हाशिम बाबा की खासियत ये थी कि वो अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाके में छुपा रहता था। अपराध करके भी वो ऐसे ही किसी इलाके में जाकर छिप जाता था। पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। वो लगातार अपराध कर रहा था और क्राइम करके चुपचाप छिप जाता था। धीरे धीरे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हाशिम बाबा का आतंक बढ़ता चला जा रहा था। पुलिस उसे काफी गंभीरता से ढूंढ रही थी। वो उसे हर कीमत पर अरेस्ट करना चाहती थी। साल 2020 में पुलिस ने अपना सारा फोकस और एफर्ट लगाकर हाशिम बाबा को ढूंढना चालू किया। दिल्ली पुलिस ने अब उसको अपनी हिट लिस्ट में टॉप नंबर पर रख दिया और उसके ऊपर 6 लाख रुपयों का इनाम घोषित कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की 50 अलग अलग टीम में हाशिम बाबा की खोज में लग गई। साल 2020 के दौर में पूरी दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही थी। आम लोग घरों में रहने को मजबूर थे ताकि इस बीमारी से बचे रहें। इसी दौरान 2020 के नवंबर महीने की 11 तारीख रात के लगभग 3:30 बजे दिल्ली पुलिस ने एक फोन कॉल को ट्रेस किया। दिल्ली स्थित लोधी कॉलोनी के स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूद पुलिस वालों ने इंटरसेप्ट की गई इस कॉल को जब गौर से सुना तो उनको जानकारी मिली कि एक व्यक्ति किसी महिला से कह रहा था कि बाबा भाई ने फोन के जरिए संदेश भिजवाया है, वो अभी तुमसे मिलने के लिए आने वाला है। स्पेशल सेल ने इस इंफॉर्मेशन को तत्काल इंस्पेक्टर विनोद बरोड़ा और सुंदर गौतम तक पहुंचा दिया। इन दोनों ने ये इंफॉर्मेशन अपने सीनियर ऑफिसर एसीपी ललित नेगी और एसीपी हृदय भूषण को दे दी। कॉल को जिस जगह से इंटरसेप्ट किया गया था उसकी लोकेशन को निकाल लिया गया और उस फोन की लोकेशन को ट्रेस करने के बाद एसीपी ललित नेगी, एसीपी हृदय भूषण के साथ इंस्पेक्टर विनोद बरोड़ा और सुंदर गौतम की जॉइंट टीम ने उसी लोकेशन की तरफ बढ़ना शुरू किया जहां ये कॉल की गई थी। बातचीत से ये इन्फॉर्मेशन तो साफ साफ निकलकर सामने आ रही थी कि हाशिम बाबा ने अपने किसी आदमी से किसी महिला को फोन कराया है और वो उस महिला के पास उससे मिलने जा रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को खंगाला गया तो फैक्ट ये निकलकर सामने आया कि हाशिम बाबा अपनी दूसरी बीवी जोया बेगम से मिलने के लिए बेचैन था और उसने अपने आदमी से जोया बेगम को ये फोन कराया कि दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, तुम तैयार रहना।
पुलिस की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि जिस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस के कमांडोज जगह जगह रेड मार रहे थे, पुलिस की टीम में खाक छान रही थी, आज वो पुलिस के हाथ लगने वाला था। इधर दूसरी तरफ पुलिस की तमाम हरकतों से बेखबर गैंगस्टर हाशिम बाबा अपनी दूसरी बीवी जोया बेगम से मिलने के लिए उसके पास पहुंचा। उसने कुछ घंटे अपनी बीवी के साथ बिताए और सुबह लगभग 5:45 पर वहां से निकलकर जाने की फिराक में था, लेकिन तब तक पुलिस की टीम उसकी इस लोकेशन को ट्रेस करके वहां पहुंच चुकी थी। बाहर निकलते ही उसका सामना दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम से हो गया। हाशिम बाबा ने पुलिस को देखा और सरेंडर करने की बजाय सीधा पुलिस पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की और हाशिम बाबा के पैर में गोली लगा दी। अपने पति को पुलिस के बीच गोलियों से घायल अवस्था में देखकर दूसरी बेगम जोया सामने आई और गोलीबारी के बीच में कूदते हुए उसने हाशिम बाबा को बचाने की कोशिश की। महिला के बीच में आने के बाद पुलिस ने फायरिंग बंद कर दी। इसके बाद हाशिम बाबा ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। पुलिस ने हाशिम बाबा को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक 9mm की पिस्टल और उसके जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हाशिम बाबा को गिरफ्तार करके पुलिस ने दिल्ली की मंडोली जेल में भेज दिया। हाशिम बाबा के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कोर्ट में पेशी शुरू हुई और सुनवाई शुरू हुई। आगे चलकर पुलिस ने हाशिम बाबा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया। हाशिम बाबा इसके बाद तिहाड़ जेल में अपने दिन काटने लगा। जुलाई 2024 में एक बार फिर उसने जुर्म की दुनिया में अपने दस्तक दी, जब जेल में रहते हुए ही उसने जीटीबी हॉस्पिटल में गैंग वॉर को अंजाम दे दिया। इस गैंग वॉर में अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई थी। अस्पताल में हुई इस जानलेवा गोलीबारी से पुलिस भी हैरान थी और उसने इस मामले की सरगर्मी से जांच शुरू की, लेकिन जो फैक्ट निकलकर सामने आया उसने तो पुलिस के होश उड़ा दिए। दरअसल बदमाश जिस व्यक्ति को मारने के लिए आए थे, उसको छोड़कर उन्होंने किसी दूसरे ही व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। 14 जुलाई को रात के वक्त जो शूटर जीटीबी हॉस्पिटल में गोली मारने के लिए आए थे, उनको वसीम नाम के व्यक्ति को जान से मारना था, लेकिन वो गलती से रियाजुद्दीन नाम के व्यक्ति को दूसरी दुनिया में पहुंचा गए। पुलिस ने इस मामले में 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने काफी सख्ती से पूछताछ की, तब इन लोगों ने बताया कि इस हत्याकांड में फहीम बाबा उर्फ बादशाह खान का हाथ है और ये व्यक्ति हाशिम बाबा गिरोह से जुड़ा हुआ है। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद पुलिस ने गैंगस्टर हाशिम बाबा को दिल्ली के तिहाड़ जेल से शिफ्ट कर दिया और उसे गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद साबरमती जेल में भेज दिया। अब आपके दिमाग में डेफिनेटली ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो शूटर्स कैसे थे जो जिस व्यक्ति को मारने आए थे उसको छोड़कर किसी और को मार गए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में चाहे भाऊ गैंग हो या विश्नोई गैंग हो, इन लोगों ने एक नए पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया। ये अपने गैंग में कम उम्र के लड़कों को भर्ती करते हैं। ये नाबालिग लड़के अपराधियों के कहने पर बंदूक तो उठा लेते हैं, लेकिन बंदूक को कब, कहां और किस तरह से चलाना है इतना विवेक इनके पास नहीं होता। इनका निशाना तो ठीक होता है, लेकिन कई बार गलत व्यक्ति इनका शिकार बन जाता है और हाशिम बाबा के इन 2 शूटर्स ने यही गलती की। आपको क्या लगता है, आखिर क्यों ये गैंगस्टर्स नाबालिग लड़कों को अपनी गैंग में शामिल करते हैं, उनके हाथ में बंदूक थमा देते हैं और उनको हत्या जैसे जघन्य अपराध करवाते हैं? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। इस तरह इस कांड से गैंग के साथ साथ गैंग के लीडर का भी नाम खराब होता है। कोई भी गैंगस्टर अगर ऐसा काम कर जाए कि जिसे मारने का उसे काम दिया गया हो, उसकी जगह वो किसी और को मार दे, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए बड़े शर्म की बात होती है। जेल में रहकर हाशिम बाबा ने लॉरेंस बिश्नोई, काला जेठेरी जैसे खतरनाक गैंगस्टर से संपर्क स्थापित किए, उनके साथ तालमेल बैठाकर फ्यूचर की प्लानिंग करने लगा। दूसरी तरफ हाशिम बाबा का एक और खतरनाक शूटर शाहरुख बाहर आतंक मचाए हुए था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी। कुल बातों का जमा खर्चा ये है कि जेल में रहने के बाद भी इन गैंगस्टर्स का दबदबा कम नहीं हुआ, बल्कि इनके लोग उनके इशारे पर बाहर किसी भी जुर्म को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ये बाकायदा अपना वसूली नेटवर्क भी संचालित करते हैं और तमाम दूसरे अपराधों को अंजाम देते हुए काम करते हैं। पुलिस ने हाशिम के शूटर शाहरुख के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। फाइनली पुलिस ने शाहरुख को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हाशिम बाबा के इस मामले में इन्वॉल्व होने की वजह से दिल्ली पुलिस जेल की सिक्योरिटी और सुरक्षा इंतजाम पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर कैसे एक गैंगस्टर जेल में रहकर इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी सिस्टम के लूप होल को मिसयूज कर रहा है। इसके बाद प्रशासन ने हाशिम बाबा के जेल में रहकर बाहर की एक्टिविटी पर कंट्रोल करने का डिसीजन लिया और हाशिम बाबा को दिल्ली की जेल से शिफ्ट कर दिया गया, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती जेल में।
तो दोस्तों ये थी दिल्ली के खतरनाक गैंगस्टर हाशिम बाबा की अब तक की क्राइम कुंडली। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद।